नमस्कार। करंट अफेयर्स के आज के क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं एसएन सिंह का अभिवादन आप स्वीकार कीजिए। जैसा कि हम पहले की वीडियो में बताते रहे हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे कि इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और इकोनॉमी का क्वेश्चन ट्रेडिशनल से नहीं पूछे जाते हैं, पूरी तरह साल भर का जो इकोनॉमी घटना चक्र चर्चा में रहता है उसी को पूछा जाता है। और आपको इस पर पैनी नज़र रखनी है, क्योंकि पहले की इकोनॉमी के जो ट्रेडिशनल किताबें हैं उसमें क्या है, पंचवर्षीय योजना है, योजना आयोग है, कृषि से समस्या क्या है, चुनौती क्या है, इसके बाद उसमें क्या क्या सुधार की बात की गई, इसके बाद उद्योग से रिलेटेड है, विनिर्माण से रिलेटेड है, परिवहन से रिलेटेड है, जनगणना, जनसंख्या, सामाजिक सुरक्षा। लेकिन अब 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण की जब से नीति आई उसके बाद से लेकर के और फिर एक कोरोना काल कोविड-19 के बाद समय में जिस तरीके से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसके परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व में एक तरह का मंथन चल रहा है। हर संस्थाएं मंथन कर रही है कि आगे कैसे निपटा जाएगा। भारत भी आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट दिया है। तो आने वाले समय में अब कोविड-19 के पहले और कोविड-19 के बाद की अर्थव्यवस्था की चर्चा होगी और नया नया परिप्रेक्ष्य पूछा जाता है। अब कृषि कानून की बात पूछी जाएगी, एमएसपी की बात पूछी जाएगी, कृषि के किसानों की आय की बात पूछी जाएगी, उद्योग धंधों में मेक इन इंडिया से लेकर के आत्मनिर्भर भारत की बात पूछी जाएगी, स्टार्टअप स्टैंडअप की बात पूछी जाएगी। इस तरीके से ही क्वेश्चन होते हैं। परिवहन व्यवस्था में बुनियादी ढांचा की बात आजकल ज़्यादा हो रही है। बुनियादी ढांचा में हम लोग आज तक 3-4 कंसेप्ट पढ़ते थे, लेकिन अब गैस ग्रिड की बात होती है, हाईवे की बात होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है। अब सब बुनियादी ढांचे में आ जाता है। उसी प्रकार बजट से लेकर कर व्यवस्था, बैंकिंग, आरबीआई में भी बहुत सारा परिवर्तन होने की बात है। आरबीआई मौद्रिक, पहले आरबीआई स्वयं समीक्षा करता था, अब आरबीआई के गवर्नर नहीं, सिर्फ आरबीआई के गवर्नर के नेतृत्व में एक समिति करती है, 6 सदस्यीय समिति। अब उसी तरीके से जैसे हम एगो चर्चा करेंगे आज कि जैसे आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा मई-जून 2021 में इकोनॉमी से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन का टॉपिक मैंने लिखा है। अब आरबीआई चर्चा में है, क्योंकि आप जानते हैं कि 17-18 से 16 में जो बना था, सितंबर 2016 में मौद्रिक नीति समिति, अब वही समीक्षा करता है जो 6 सदस्यीय कमेटी होती है। तो थोड़ा आरबीआई के बारे में समझ लीजिए कि आरबीआई का जो गठन हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब थी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। आरबीआई के गठन का आधार वही बना था और अंग्रेज़ों ने हिल्टन यंग आयोग बनाया था। उस आयोग के सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। आरबीआई के प्रथम गठन हुआ था कहाँ पर? कलकत्ता में। आरबीआई का गठन कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो बने थे वे बने थे सर एशबॉर्न ए स्मिथ। और 1935 से 37 तक कलकत्ता में ही था आरबीआई का मुख्यालय। बाद में ये आरबीआई का मुख्यालय बम्बई चला गया और आरबीआई के फिर अंग्रेज ही बनते गए। और 1943 में आरबीआई के प्रथम गवर्नर भारत के जो बने सीडी देशमुख बने, यानी प्रथम भारतीय सीडी देशमुख, जो 1943 में बने, जो आज़ादी के समय भी थे। अगर क्वेश्चन होता है कि आज़ादी के समय आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो सीडी देशमुख, जो आगे चलकर भारत के तीसरे वित्त मंत्री बने थे। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं जो आगे चलकर वित्त मंत्री बने, तो सीडी देशमुख बने थे और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। आरबीआई 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया और इसकी बहुत सारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट,
CRR MSF की भी बात किया, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, ये 2011 से बात करता है। तो CRR वह रेट, वह बाध्यकारी नियम होता है, नगद आरक्षित अनुपात वह बाध्यकारी नियम होता है जिसके तहत RBI हर कमर्शियल बैंक के पास जितना जमा पूंजी रहता है उसका एक निश्चित अनुपात अपने पास जमा कर लेता है। तो पहले तो था कि 3% से लेकर 15%, लेकिन 2007 में इसको कम कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये ऐसा क्यों करता है RBI? महंगाई बढ़ती है तो इसको बढ़ा देता है, महंगाई घटते, विकास को बढ़ाना है तो इसको घटा देता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि CRR रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता घटाता इसलिए है क्योंकि विकास और महंगाई का सामंजस्य बिठाता है। अगर महंगाई बढ़ी रहेगी तो इस सब चीज़ को बढ़ा देता है, अगर महंगाई कम रहेगी या विकास प्रभावित हो जाता है, इसके चलते उसको घटाना पड़ता है ताकि मांग पैदा हो, होम लोन आसान हो, कार लोन आसान हो। तो इस तरीके से होता है। तो रेपो रेट वह रेट, अच्छा, तो CRR का मतलब यही हुआ कि RBI का ही पैसा है 4% या 5%। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई बैंक डूब जाए, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, तो उसकी देनदारी किसको रहेगी? RBI की। तो RBI का मतलब यही हुआ उसके CRR का कि ये आपका बैंक अगर खाता में है, बैंक में खाता है, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी देना पड़ता है। तो जो CRR 4% या 5% रहता है, इसका मतलब कि 4 रुपया 5 रुपया की भागीदारी हिस्सेदारी है उसके RBI का। तो खातेदारों के खाते के सुरक्षा की गारंटी है CRR। उसी प्रकार एक होता है रेपो रेट रीपरचेजिंग ऑपरेशन। यह एक ऐसा वह दर है जिस पर शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ घंटों से लेकर 15 दिन के लिए RBI कमर्शियल बैंक को उधार देता है। ठीक उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट कि RBI से कमर्शियल बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए उधार रखता है, उधार लेता है और उस पर ब्याज भी देता है। ऐसा इसलिए कि चूँकि अगर महंगाई बढ़ी है या बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो RBI सोचता है कि कहीं मंदी मत ला दे, बैंक आसान लोन दे करके, जैसे बैड लोन दे करके मंदी आई, तो हर बैंक को कंट्रोल करने के लिए RBI इस तरीके से बढ़ाता घटाता है। तो इस तरीके से RBI की चर्चा होती है। उसी प्रकार एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी चर्चा होती है जो 1966 में मनीला में बना था। डेविड माल्पा इसके जो अध्यक्ष हैं RBI एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसके हैं मात्सुंग असकावा। उसी प्रकार वर्ल्ड बैंक का IMF और WTO की चर्चा होती है। WTO के पहले था GATT, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, और उस तो वर्ल्ड बैंक IMF और WTO जो है ये ब्रेटन वुड, कभी पूछता है कि ब्रेटन वुड समझौता 1944 के तहत कौन सी संस्थाएं बनी। तो सेकंड वर्ल्ड वार के दौर में ही विश्व की भावी आर्थिक व्यवस्था क्या होगी उसको लेकर ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था। उसमें 3 संस्थाओं का जन्म हुआ जो 44 में तो बना, लेकिन सब 45-46 में काम करना शुरू किया। लेकिन अमेरिका एक शर्त लगा दिया कि वर्ल्ड बैंक का जब भी अध्यक्ष बनेगा अमेरिकी बनेगा, जो डेविड माल्पास हैं, और IMF का जब भी सदस्य बनेगा यूरोप वाले बनेंगे, जो क्रिस्टीना जर्जीवा है। उसी प्रकार गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। और इस तरीके से इस बार कोविड महामारी के दौर में आप जानते हैं कि इसकी चर्चा खूब ज़ोरों से हुई थी। तो ट्रिप्स का मुद्दा होता है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। चूँकि भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने ये मांग की थी कि ट्रिप्स में कुछ हद तक जो 1995 में बना था उसको थोड़ा सा छूट दिया जाए अस्थायी तौर पर, ताकि दवा और टीकों का निर्माण हो और गरीब देशों का दवा और टीका भेजे जाए
और व्यापार की गतिविधियां बनाया जाए। शुरू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर से लेकर यूरोपीय समुदाय के देशों ने ट्रिप्स में कोई बदलाव न करने की बात कही और उससे इनकार कर दिया, लेकिन 164 देश हैं, उसके 164वां देश हैं WTO में देश है अफगानिस्तान, तो 120 देश इसका समर्थन करता है, भारत और दक्षिण अफ्रीका का। अंततः जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि नहीं, छूट दिया जाएगा और अब इस तरीके से कोविड के टीके बनाने में और उसके व्यापार में गरीब देशों को आसानी से मिलेगी। तो इस तरीके से WTO की भी चर्चा होती है। इसके एक मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस होता है जो पहली बार 1996 में सिंगापुर में हुआ था और अभी 11वां 2017 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ था। इस तरीके से तो वर्ल्ड बैंक का जो एगो रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जो अपने देश में सबसे ज़्यादा धन प्रेषण किया था, रेमिटेंसेज किया था, यानी भारत के लोग जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा भेजे थे। तो इस तरीके से इस प्रकार वर्ल्ड बैंक का एक और रिपोर्ट है कि विश्व का जो GDP है जो 2021 में कोविड महामारी के दौर में 5.6 गति से वृद्धि बढ़ेगा वर्ल्ड का। उसी प्रकार एक स्मार्ट सिटी का रैंकिंग जारी हुआ है, उसके अनुसार कौन जारी करता है। मान लीजिए BPSC दीजिएगा तो BPSC में पूछेगा कौन सा संस्था दिया है, नीति आयोग दिया है, RBI दिया है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय दिया है या केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय दिया है। तो ये केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय दिया है। और स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किसको मिला है, झारखंड का, और दूसरा मिला है राजस्थान का, और तीसरा आंध्र प्रदेश का। और शहर में किसको मिला है, तो भोपाल का और दूसरा शिलोंग का। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और 100 शहर स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी। और देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है अहमदाबाद, और 100वां स्मार्ट सिटी के रूप में नामजद है शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग। और बिहार के 4 शहर हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, बिहार शरीफ है और पटना है। सबसे बाद में पटने को मिला था। इस तरीके से स्मार्ट सिटी की बात हुई। उसी प्रकार भारत के लिए सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन होगा FDI रिपोर्ट में कि भारत को सबसे ज़्यादा FDI निवेश किस देश ने किया, माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश कौन है पहला। तो ये हो गया सिंगापुर, दूसरा हो गया अमेरिका। और कोविड महामारी के दौर में भी भारत में FDI में 19% की वृद्धि हुई, जिसमें कितना हुआ 4.34 लाख करोड़ रुपया रहा, जो 2019 में 3.64 करोड़ था। और सबसे ज़्यादा FDI किस राज्य में आया, तो महाराष्ट्र में आया और दूसरा आया गुजरात में। उसी प्रकार एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात होती है। ये सतत विकास लक्ष्य सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया था। उसके पहले 2000 से लेकर 2015 तक के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात किया जा गया था। अब 1 जनवरी 2016 से दिसंबर 2030 तक के लिए SDG ने बात किया है। उसमें रोटी कपड़ा मकान के प्राथमिकता है, 17 लक्ष्य है, यानी गरीबी है, भुखमरी से निपटना है, गरीबी मिटाना है, साक्षरता को बढ़ाना है, स्वच्छ जल पहुंचाना है, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दा है, शहरी स्वच्छ शहरीकरण की प्रवृत्ति है, महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला समानता की बात है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की बात है। कुल 17 लक्ष्य है। तो यूएनओ का ये इस बार 2021 का जो SDG रिपोर्ट आया है, उसमें भारत 3 पायदान नीचे खिसका है और इस बार उसका स्थान रहा 2021 में 120वां, जो पिछले वर्ष 117वां था। पहला स्थान है फिनलैंड का,
दूसरा स्थान है स्वीडन का और तीसरा स्थान है डेनमार्क का। उसी प्रकार एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग है, जो 1 जनवरी 1995 को योजना आयोग को समाप्त करके बना था, जिसका पदेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और एक भारत का एक थिंक टैंक है। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, लेकिन पहले अध्यक्ष थे अरविंद पणगड़िया, त्याग पद दे दिए तो राजीव कुमार बने। अभी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत, कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी आता है। और इस नीति आयोग ने भी 2018 से ही रैंकिंग जारी करता है, ये तीसरा रैंकिंग है। और इस रैंकिंग के अनुसार सबसे ज़्यादा नीति आयोग के शीर्ष पर कौन है एसडीजी के रैंकिंग में, तो पहला है केरल और दूसरा है उत्तराखंड और तीसरा है हरियाणा और सबसे अंतिम स्थान बिहार का है। जबकि बहुत बवाल विवाद भी हुआ था, क्योंकि बिहार का बहुत सारे मानव विकास के सूचकांक में महिला सशक्तिकरण हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, शिक्षा हो, हर बहुत सारे जल का व्यवस्था हो, जलवायु परिवर्तन से निपटने का मुद्दा हो, इसमें बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण बनी है, बिहार प्रगति किया है। इस तरीके से चर्चा में था। उसी प्रकार एक सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी का बात हो गया, एफडीआई और एसडीजी। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी इकोनॉमी का क्वेश्चन होता है तो आप जनवरी से उठाइए और दिसंबर तक का हर टॉपिक को ध्यान में रखिए कि कौन कौन से टॉपिक चर्चा में खूब रहा है, उसी तरीके से तैयारी आपको करना पड़ेगा, तभी सफलता निश्चित है। धन्यवाद। अगले